बाराबंकी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाराबंकी में हम पिछली बार इस सीट को मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, वो मिला नहीं था। लेकिन समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे अब जनाधार खत्म हो रहा है, क्योंकि आखिर कब तक समाजवादी पार्टी के झांसे में वो जनता आएगी जिस जनता का सिर्फ वोट लेकर के इसको छलने का काम किया गया। और यहाँ से जो माननीय प्रत्याशी रहे हैं, एक नाम है, बाकी उसमें उनका जब जलवा था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में संगठन चलता था। आज अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हो गए हैं, एसी और पीसी वाले नेता हैं, तो संगठन आप ही देखिए बाराबंकी में एक भी बार नहीं आए संगठन के विस्तार के लिए। समाजवादियों की हवा निकल चुकी है। इस समय एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है, हम लोग साथ में हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से इस देश में एक नया उदय हुआ है, एक नए युग का उदय हुआ है, क्योंकि आम जनमानस की कोई सुनता नहीं था। जब जनता के पास वो अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री तक बना सकता है, तो देश में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था क्यों नहीं आ रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। ऐसे में ही एनडीए के घटक दल सुभाषपा भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हम बाराबंकी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर। आज एक बड़ा बयान दिया है कि सीतापुर और हरदोई में इस बार दावेदारी नहीं करेंगे, बाराबंकी की रामनगर सीट पर दावेदारी घोषित की है और यहाँ प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। आपने बड़ा बयान दिया है, इस बार सीतापुर और हरदोई में कोई दावेदारी नहीं होगी। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, सुनील अरकवंशी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको आपने प्रत्याशी बनाया था लेकिन हार गए थे। इस बार आपने कहा वहाँ नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए क्या है कि जिस प्रकार की सिचुएशन है, हरदोई और सीतापुर की स्थिति को देखा जाए, हालांकि मैं प्रेशर बनाया हुआ हूं कि हमें हरदोई और सीतापुर में सीटें मिल जाए, लेकिन जिस सीट को हम पिछली बार लड़े थे उस सीट पर ऑलरेडी भाजपा का विधायक है, तो वो सीट मेरे को मिलनी है नहीं। बाकी अन्य सीटों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन जैसे वहाँ मजबूत होगा, जैसे जैसे कार्य होगा और कार्य की प्रगति के आधार पर हम फिर वहाँ सीट के बारे में बातचीत करेंगे। रही बात सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की, सीतापुर में भी हम एक सीट लड़े थे मिश्रिक, और मिश्रिक पर ऑलरेडी भाजपा का विधायक है, तो वो सीट हमको मिलनी है नहीं। हालांकि दूसरी सीट पर हम वहाँ काम कर रहे हैं, अपने चुनाव प्रभारी हमने भी लगा रखे हैं। जैसे जैसे संगठन का विस्तार होगा, संगठन की मजबूती आएगी, फिर उस पर हम बात करने का काम करेंगे। बाराबंकी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाराबंकी में हम पिछली बार इस सीट को मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, वो मिला नहीं था। और उसके पहले जब भाजपा गठबंधन में 17 में थे तब भी हम मांग रहे थे, तब भी नहीं मिला था। इसलिए इस बार हमने इस सीट को चयन किया है। इस सीट पर हमारे 32-33 हज़ार मतदाता हैं। अभी पिछली बार जो पोलिंग हुई थी उस पोलिंग के आधार पर लगभग 21 हज़ार पोलिंग हमारे मतदाताओं ने किया था। समाजवादी पार्टी को लगभग 21 हज़ार मतदाताओं ने हमारे मतदान किया था। तो इस वजह से इस पूरे बाराबंकी में रामनगर सीट पर ही हमारे मतदाता हैं, इसलिए इस सीट को प्रायोरिटी के तौर पर रखे हैं हम लोग। और इस सीट को लड़ने के लिए हम लोग 2007 से परेशान रहते हैं कि 2007 में भी हम यहाँ चुनाव लड़ाने का काम किए थे लेकिन लड़ नहीं पाए थे। फिर उसके बाद 12 में भी लड़ाने का काम किए, लड़ नहीं पाए थे। फिर 17 में भी मांगे नहीं लड़ पाए थे, 22 में मांगे नहीं लड़ पाए थे। तो इस बार पूरी ताकत झोंक करके इस सीट को हम लेने का काम करेंगे, क्योंकि इस सीट को लड़ना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, जिससे कि हमारी पार्टी का विस्तार हो सके। अगर रामनगर विधानसभा की हम बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल और ब्राह्मण बाहुल सीट है। आपने ब्राह्मण चेहरे को प्रत्याशी के तौर पे लगभग घोषित कर दिया है, तो क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि मौजूदा विधायक यहाँ से सपा के हैं? देखिए यहाँ पर ना ब्राह्मण और मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारे वोट हैं। यहाँ पर पासी समाज के भी वोट हैं, यहाँ मौर्य समाज के वोट हैं, सोनार समाज के वोट हैं, अरकवंशी समाज के भी वोट हैं, कश्यप समाज है, हमारा निषाद समाज है, बिंद समाज, मतलब बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको लोग चुनाव में हाईलाइटेड के तौर पर नहीं देख पाते हैं, जिनको यह समझते हैं इनकी संख्या कम है। लेकिन जब एसआईआर प्रक्रिया संपन्न हुई, एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो डाटा आया तो उस डाटे ने हम सबको भी चौंका दिया। हम लोग यह सोचते थे कि हमारा वोट यहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार मात्र है, लेकिन जब एसआईआर का डाटा आया तो पता चला कि यहाँ पर तो पोलिंग मतदाता 21 हज़ार हैं। जब पोलिंग मतदाता 21 हज़ार हैं, लगभग 56-57% यहाँ पर मतदान हुआ था, तो उससे आकलन किया गया कि यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या हमारी है। अगर संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे तो यहाँ 30 हज़ार तक हम लोग वोट करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है, और ब्राह्मण कैंडिडेट भी हमने प्रभारी भी दे रखा है। और प्रयास करूँगा कि जब ब्राह्मण और राजभर प्लस हमारे कश्यप, बिंद, जैसे निषाद जी हैं, हमारे पटेल जी हैं, जब ये सारे लोग मिलेंगे तो हमारा कैंडिडेट जीताऊ कैंडिडेट कहा जा सकता है। सपा के अरविंद सिंह गोप भी यहाँ बड़ा चेहरा है, कैसे सामना करेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे अब जनाधार खत्म हो रहा है, क्योंकि आखिर कब तक समाजवादी पार्टी के झांसे में वो जनता आएगी जिस जनता का सिर्फ वोट लेकर के इसको छलने का काम किया गया, इसके अधिकार को लूटने का काम किया गया, इसको अधिकार देने का काम नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में अब कोई नॉन पॉलिटिकल नहीं रह गया है।
अगर नॉन पॉलिटिकल मैं नहीं कह सकता हूँ, जो भी ऐसे नेतृत्व विहीन जातियाँ हैं, अब वह भी समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार योगी जी की और देश की सरकार मोदी जी की सरकार जनता के लिए हितकारी है, जनता के लिए कार्य कर रही है और जन कल्याण नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसे जनता में अटूट विश्वास भी है। तो समाजवादी पार्टी एक नाम है और यहाँ से जो माननीय प्रत्याशी रहे हैं एक नाम है, बाकी उसमें उनका जब जलवा था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में संगठन चलता था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देखरेख में संगठन बनता और बढ़ता था, तो वह दौर कुछ और था। आज अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हो गए हैं, एसी और पीसी वाले नेता हैं, तो संगठन आप ही देखिए बाराबंकी में एक भी बार नहीं आए संगठन के विस्तार के लिए, न ही संगठन। आज अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हो गए हैं, एसी और पीसी वाले नेता हैं, तो संगठन आप ही देखिए बाराबंकी में एक भी बार नहीं आए संगठन के विस्तार के लिए। निकल चुकी है। इस समय एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है, हम लोग साथ में हैं। जिस फर्जी पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं, असली पीडीओ इधर खड़ा हुआ है। एनडीए से आप कितनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, कितना गठबंधन में मांग रहे हैं? देखिए अभी हम 56 सीट पर, क्योंकि जब 2017 में हम लोग थे तो 325 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और उसके बाद जब हम लोग हटे तो हम लोगों ने लगभग 63 सीटों पर प्रभाव डाला और समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल से 63 सीटें हम लोग जिताने का काम किया। तो हम लोग उसी सीटों पर काम कर रहे हैं कि इस बार वह 63 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ नहीं न जा पावे, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जावे। तो हमारा लक्ष्य है कि पहली कि 325 सीट से ऊपर हम जीतें और दूसरा कि हमारा पूर्वांचल और बाराबंकी और कुछ मध्यांचल, कुछ पश्चिमांचल, 1-2 सीट बुंदेलखंड के भी हैं। ऐसे करके हम लगभग 36 सीटों पर हम अपना दावा पेश किए हैं। बाकी एनडीए की तरफ से जितनी सीट मिलेगी उस पर लड़ने का काम करेंगे। इस बार मध्यांचल और पूर्वांचल में मेन फोकस है आपका? देखिए मध्यांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल। पश्चिमांचल की 1 सीट, बुंदेलखंड की 2 सीट, मध्यांचल की 1 सीट और बाकी सब पूर्वांचल की सीट है जी। बात एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहने वाले। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नेहरू की बराबरी तो ये कर ही नहीं सकते हैं, नेहरू की बराबरी की बात कर। देखिए नेहरू जी की सरकार ने लगभग, कांग्रेस की सरकार लगभग 40 साल से ज़्यादा चली है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम के दम पर तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब उनका आरोप ये है, अगर काउंट कर रहे हो टाइमिंग का तो उनका विषय है, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से इस देश में एक नया उदय हुआ है, एक नए युग का उदय हुआ है, क्योंकि आम जनमानस की कोई सुनता नहीं था। और जो भारतीय संविधान कहता था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसका दिखावा करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बाकायदे संविधान को मानते हुए संविधान के ही आधार पर आगे बढ़ रही है। और शायद उसी का परिणाम ये है कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और सबसे लंबे कार्यकाल के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। तो सिर्फ इस वजह से नहीं हुए कि चुनाव जीतने से, वो इस वजह से हुए कि जनता के दिलों में अपना उन्होंने जगह बना लिया है और जनता के लिए वो कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र जनता के लिए ही है, तो असली सच्चे सेवक तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी एनडीए सरकार है जो जनता के लिए सदैव तत्पर रहती है और जनता के लिए सदैव एक पैर पे खड़ी भी रहती है। एक रिकॉर्ड और बना है पेपर लीक का। आज सीजेपी प्रदर्शन भी लखनऊ में बड़ा कर रही है, अभिषेक दीप के आए हुए हैं, बड़ा प्रदर्शन कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये एक परंपरागत तरीके से पूर्व सरकार में भी ऐसे होते थे। अब बेशक ये है कि यहाँ हमारी सरकार एनडीए की सरकार है, तो आरोप तो प्रत्यारोप तो सरकार पर ही लगने हैं, लेकिन अगर पूर्व के रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो वहाँ तो स्थिति दूसरी थी। वहाँ तो 1 हफ्ता पहले से ही पेपर घरों में चला जाता था। जितने स्टूडेंट होते थे वो पेपर उनके घर तक पहुँच जाता था, बाकायदे स्पीड पोस्ट जाता था। तो वो अपने कार्यकाल को नहीं देख रहे हैं लोग। वर्तमान सरकार इतना निष्पक्ष तरीके से सारी चीज़ें करा रही हैं। पेपर लीक करने वाले भी ये देखा जाए तो वही लोग पाए जा रहे हैं जो पूर्व की सरकार से जुड़े रहे हैं। तो जो चीज़ें विसंगतियां हैं उसको निरंतर सरकार दूर भी कर रही है। अब तो हमारी सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर पेपर लीक करते हुए जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाएगा, एनएसए तक लिखा जाएगा। तो एक भय का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके अंदर भय नहीं है, कानून को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं जिससे लाखों हमारे युवाओं का सपना अधूरा रह जाता है। काकरोच पार्टी पे आप क्या कहेंगे? काकरोच पार्टी को जिस तरीके से परमिशन, अनुमति मिल रही है प्रदर्शन करने की, विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की धार कमज़ोर करने के लिए सत्ता पक्ष इनको आगे कर रहा है। देखिए अभी तो समर्थन तो विपक्ष ही कर रहा है उनका, भाई कौन जा रहा है उनके साथ? उनके साथ तो विपक्ष के ही लोग तो जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सत्ता के विपक्ष में जो खड़े हैं वो चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई संगठन हो, कहा तो जाएगा विपक्ष ही। तो ये उनके साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान सरकार का विपक्ष है, भाई सत्ता का आईना तो विपक्ष ही होता है।
जो सरकार की कमियों को उजागर करता है और सरकार उस पर प्रयास करता है कि इसको मैं सही कर ले जाऊं। लेकिन वर्तमान समय में सत्तासीन पार्टी जो हमारी है एनडीए, उसके सामने जो विपक्ष है वो पूरा चारों खाना चित्त हो चुका है, उसके पास एजेंडा ही नहीं है। आप खुद सोचिए, माननीय अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी को जब इस देश के युवाओं के भविष्य की बात करनी चाहिए, इस देश के बच्चों की शिक्षा की बात करनी चाहिए, इस देश के युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण की बात करनी चाहिए, तो जब जब इस एजेंडे को सत्तासीन पार्टी उजागर करती है तो विपक्ष इसको डाइवर्ट कर देता है। क्योंकि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सही रास्ते पर चल सकें। और जब देखता है कि विपक्ष भाई इधर उधर टहल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है देश से, उसको सिर्फ चुनाव से मतलब है, जो नीति है, जो पॉलिसी है वो सही सुचारू से क्रिएट ना हो, सुचारू से चले ना, तो ये सब चीज़ें फेलियर अगर हम हैं, या मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्था अगर फेलियर हो रही है तो विपक्ष की देन इसमें है, और विपक्ष ही मौका दे रहा है। इसलिए सीजेपी जैसे एक सोशल मीडिया संगठन के लोग, मैं उसको अभी एक सामाजिक संगठन नहीं कह सकता, सोशल मीडिया संगठन के लोग प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? आखिर इतनी मांग हो रही है, इतना लोग सड़कों पर हैं। ये बताइए, लगभग आधी आबादी एनडीए सरकार के साथ खड़ी है और आधी आबादी विपक्ष में है। तो आधी आबादी अगर मांग करने लगे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें तो कैसे हो सकता है? मैं तो यही बात बहुत पहले से बोलता हूँ, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही है? विपक्ष इस पे बात क्यों नहीं करता है राइट टू रिकॉल का? कि भाई अगर जनता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता ने मतदान करके सांसद, विधायक बनाया, सब कुछ बनाया, मंत्री, प्रधानमंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री, कौनो मंत्री बनाया है, तो जब जनता के पास वो अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री तक बना सकता है, तो देश में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था क्यों नहीं आ रही है? अगर राइट टू रिकॉल की व्यवस्था आ जाए तो 54% आबादी जो युवाओं की है वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं, ये मांग तो ओम प्रकाश राजभर की काफ़ी पुरानी मांग है। आप लोग सरकार में हैं तो ये आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी मैं अपने मन से क्या बोला? मैंने बोला ना, मैंने मन से ये बोला कि भाई बच्चियों की शादी में सरकार 1 लाख रुपया देती है, जो वर्तमान महंगाई में बच्ची की शादी 1 लाख से नहीं हो सकती। हम सरकार में हैं, अब यह मांग तो विपक्ष को करना चाहिए कि 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख करो। मांग हम रहे हैं, मीडिया में बोल हम रहे हैं, मन से बोल हम रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई सरकार जो गरीबों का पैसा है इलाज का वो दे, कह हम रहे हैं। अब विपक्ष चुपचाप शांति से खड़ा होकर देख रहा है इस चीज़ को। मैं यह कह रहा हूं कि बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क हो, ताकि बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, ताकि 50% आरक्षण की बात, जिस आरक्षण को अब तक लागू हो जाना चाहिए, उसको रोका कौन? विपक्ष के लोगों ने रोका। तो विपक्ष, मैं इसलिए कहा ना, विपक्ष चारों खाने चित्त है। भाई विपक्ष जब कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मेरी व्यवस्था है कि सरकार में रह करके सरकार के सामने खड़े हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो अब तक जितनी भी बातें हमने सरकार में बोला है, मेरे जानकारी में सारी बातें सरकार ने मानने का काम किया है। और अब हम यह भी बोल रहे हैं राइट टू रिकॉल, और जो हमने राइट टू एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, यह सारी बातें। मैंने एक बात और बोला, अब जरा आप खुद सोचिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के लोगों ने संविधान को अपने सीने से सटाया था। अब संविधान कहाँ चला गया? जब बंगाल में संविधान खतरे में आया, जब प्रचंड बहुमत से एनडीए के पक्ष में आ गया बहुमत, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं इस्तीफा दे रही थी? वो कहीं मैं नहीं दूंगी। उस समय तो 24 के चुनाव में वो संविधान लेके सीने से सटा के दौड़ रही थी हर जगह। वहाँ संविधान जब खतरे में था तो अखिलेश जी ने क्यों नहीं बोला? कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो संविधान का हनन हो गया, उसके प्रावधानों, उसके अनुच्छेदों का हनन है, इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? विपक्ष के लोग सदैव दिखावा करने का काम करते हैं, जनता जान चुकी है, इसीलिए अब उनके पास कोई हवा बची नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव की बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, इस पर आपका? देखिए, मैंने अभी ये गलत हो रहा है, और वो कहते हैं ना कि जो तोके काटा बोए उसको बो भाला, ताकि उसको पता चले कि पड़ा है किसी के पाला। अभी कुछ दिन से मैं देख रहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी के इशारे पर उन्हीं के पार्टी के तमाम नेता हमारे ऊपर, नेताजी के ऊपर ऐसी घिनौनी टिप्पणी कर रहे थे कि जो नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने इस पर, हम लोग साइलेंट रहे इस मुद्दे पर, शांत रहे, उनका कहने दीजिए, क्योंकि उनका काम है कहना। अब अगर वो हमारे ऊपर आरोप लगा करके, हमारे ऊपर, हमारे कैरेक्टर पर आरोप लगा करके अगर उन अपनी राजनीति चमकाना चाहते तो चमका में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी पर जो आरोप लगाए गए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर गया, वह सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था ऐसा। वही कहे ना कि वो, ये जब एक इशारा किसी पर होता है उंगली का, तो 4 उंगली खुद की तरफ भी देखते हैं। तो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, करवा रहे थे लोगों से,
अब खुद उनके ऊपर हो गया, अब जवाब देते नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने, जब हम लोग कल एनडीए गठबंधन दिल्ली में थे, इस बात पर हमारी सरकार बहुत चिंतित भी है कि इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन मैं यह जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह भी अगर जो किया है, देखिएगा जांच पड़ताल होती है तो इसमें समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का एक घिनौना हरकत होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आज ट्वीट भी किया है अखिलेश जी के पक्ष में। हमने बाकायदे एक स्लोगन लिख करके हमने उनका बचाव किया है कि पार्टी कभी भी इसके लिए अलाउ नहीं करती है। नारी सम्मान सर्वोपरि है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बहन बेटियों की गरिमा पर कोई समझौता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं कर सकती है। मैंने बाकायदे अखिलेश यादव जी को ट्वीट भी किया है। हमने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पुत्री अदिति यादव के संबंध में सोशल मीडिया पर की जा रही अनर्गल, झूठी, आपत्तिजनक टिप्पणियां अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। इसको नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने आज समर्थन किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अरविंद राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि गठबंधन में वो 36 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, गठबंधन में 36 सीटें वो मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि भाजपा और सुहेलदेव समाज पार्टी का क्या तोड़ बनता है। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, बाराबंकी।